ज्योग्राफी ऑफ स्टेट्स, राज्यों का भूगोल, पांचवी ऑडियो श्रृंखला में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग का एस एकेडमी। आज नॉर्थ ईस्ट का हमारा प्रमुख राज्य है मिजोरम। मिजोरम जिसकी राजधानी आइजॉल है और यहाँ मुख्य भाषा मिजो, लुसाई और अंग्रेज़ी बोली जाती है। आइए इस राज्य के इतिहास और भूगोल के बारे में कुछ समझते हैं। दोस्तों, मिजोरम एक हिली स्टेट है, पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 में 1987 में भारत का यह 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक ये असम का एक हिस्सा था। 1891 में 1891 में ब्रिटिश कब्जे में आने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुसाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया और उसका नाम पड़ा लुसाई हिल्स जिला, और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। ये जो उनका मुख्य आयुक्त था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, ध्यान से देखिएगा इसको, पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिजोरम सामरिक दृष्टि से, यानी कि जो सुरक्षा की दृष्टि है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण एक राज्य है। राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति अपनी पूरी विशिष्टता को दिखाती है। ये क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों और प्राणियों, वनस्पतियों से संपन्न है। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया। जो आपकी ब्रिटिश मिशनरी थी, जो क्रिश्चियनिटी को फैला रही थी, उनका प्रभाव फैलता चला गया और अधिकांश मिजो लोग ईसाई धर्म को मानने लगे। ध्यान रखिएगा, मिजो भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। लिप मतलब लिखावट के साथ उसके जो साहित्य होते हैं वो नहीं है इसमें। मिशनरियों ने मिजो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया। ये यहाँ की मुख्य खास बातें रहीं। आइए हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं और कृषि को समझते हैं। मिजोरम के 60% लोग कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों में लगे रहे। कृषि की मुख्य प्रणाली यहाँ झूम या स्थानांतरित खेती है, जिसे हम लोग स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के कुल क्षेत्रफल का 21% 21% धान और मौसमी फलों को उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। इसके कुल 63% 63% हिस्से पर झूम की खेती होती है। झूम में क्या किया जाता है? स्लैश एंड बर्न में जो जनजातियां होती हैं वो पेड़ों को काटती हैं, कुछ समय तक वहाँ मिट्टी का इस्तेमाल करती हैं और खेतों के रूप में। उसके बाद जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो वो स्थानांतरित होकर वहाँ से कहीं और चले जाती हैं, वनों का विनाश करती हैं, आग लगा दी जाती है। इससे इस क्षेत्र में जो काफ़ी वनों का नुकसान हो रहा है, ये काफ़ी विनाशक और अनुत्पादक है। बहुत अधिक उर्वरकता इसमें नहीं होती है। इसको बदलने के लिए राज्य सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं और राज्य सरकार ने नई भूमि उपयोग नीति लागू की है और ये लगभग सभी जिलों को कवर करती है। झूम खेती का जो क्षेत्र है 2014-15 के अंतर्गत घटकर मात्र अब 20,000 हेक्टेयर रह गया है, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग ये 44,947 हेक्टेयर था। यानी इसमें 55.36% की कमी आई है। 55.36% ये रिड्यूस हुआ है। झूम की एक खेती जो कम हुई है, वहाँ सरकार ने जो सेंट्रलाइज प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे नारियल तेल विकास कार्यक्रम, गन्ना खेती कार्यक्रम, इस तरह के जो प्रोग्राम चलाए हैं उनको जो अमल में लाया है, उससे झूम खेती को कम करने में काफ़ी मदद मिली है और जो वहाँ के जनजाति कृषक समुदाय हैं उनको भी मुख्य धारा में लाने में बहुत आसानी हुई है। आइए हम बात करते हैं बागवानी की। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। वास्तव है कि यहाँ पर आबादी के 60% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए भूमि आधारित गतिविधियों पर ही निर्भर करते हैं, जैसे
आप बागवानी हो गया, कृषि हो गया, पारंपरिक कृषि हो गया। इसी कारण यहाँ पर बागवानी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण ये है, एक तो यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही अच्छी है, पहाड़ी इलाका है, भू आकृतिक संरचना बहुत ही अच्छी है, वर्षा पर्याप्त मिलती है, इसीलिए यहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा भी बना रहता है, और एक स्थायी भूमि आधारित गतिविधि है बागवानी यहाँ पर। और बागवानी में जिस तरह से फलों की डिमांड, सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति भी काफ़ी मिल रही है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में, मिजोरम में 21 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पर जो प्रमुख फसलें इस्तेमाल की जा रही हैं, उगाई जा रही हैं, वो मैंडेरिन संतरा, केला, सादे फल, अंगूर, अनानास, पपीता, इनकी बहुतायत जो है वो खेती हो रही है। फूलों के लिए भी ये क्षेत्र बहुत ही प्रमुखता से जाना जाता है, जिनका विश्व के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है। जैसे एंथूरियम फूल, बर्ड ऑफ पैराडाइज, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही खूबसूरत फूल, ऑर्किड, गुलदाउदी, गुलाब, ये इसकी जो खेती यहाँ पर बहुतायत से होती है। साथ ही साथ मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च और बर्ड्स आई चिली बहुत ही फेमस है, वो यहाँ पर उगाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। सरकार को इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत है, और इसी के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में इजराइल के साथ हाथ मिलाया है, और इजराइल की मैसर्स आर्गोस जो एग्री प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके साथ बहुउद्देशीय पैकिंग हाउस स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ की जो बागवानी की फसलें हैं, यहाँ की जो उपलब्धता है, उसको पूरे विश्व बाज़ार में उपलब्ध कराया जा सके। खास बात यह है कि मिज़ोरम में वर्तमान में जो फूलों का उत्पादन है, फ्लावरिंग, वो आज एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ एक क्षेत्र है। और प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में एंथूरियम की खेती शुरू की गई थी, और एंथूरियम पुष्प के मामले में मिज़ोरियम एंथूरियम कटफूल आज न सिर्फ भारत के अन्य राज्यों में, साथ ही साथ विदेशों में निर्यात हो रहा है। और हालात ये हैं कि गुलाब की अगर व्यापारिक खेती की बात करें तो लगभग 10,000 गुलाब के फूल यहाँ रोज़ाना उग रहे हैं, एक औसतन, जो कि इस क्षेत्र में जो फूलों के उद्योग हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र बनता जा रहा है। आइए हम इस क्षेत्र की वन संपदा के बारे में बात करते हैं। मिज़ोरम देश के सबसे अधिक घने वन वाले क्षेत्रों में से एक है, और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के 91.47 ध्यान से सुनिएगा प्रतिशत क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, यह आच्छादित है। और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन, कटिबंधीय नम पर्णपाती जिसे हम लोग डेसिडुअस कहते हैं, उपकटिबंधीय वृहदपर्णी, हिल एवं उपकटिबंधीय चीड़ वृक्ष यानी कि जिसे हम लोग एल्पाइन फॉरेस्ट, कनीफोरस फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र बांस की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ के लगभग 31% हिस्से में बांस की बहुतायत है, बांस की फसल यहाँ पाई जाती है। खास बात यह है कि इस राज्य में बांस की 35 किस्में, 35 जो टाइप्स इसमें पाया जाता है, और जो सबसे प्रभावशाली किस्म है उसका नाम है मेलोकना बेसीफेरा। मेलोकना बेसीफेरा किस्म का बांस यहाँ सबसे प्रमुखता से पाया जाता है, यानी कि कुल प्रतिशत 77%। इस क्षेत्र में झूम की खेती के कारण वनों को नुकसान पहुंच रहा है, और सरकार ने भूमि उपयोग नीति में परिवर्तन किया है, जिसकी वजह से उनके लिए भूमि सुनिश्चित की गई है, घुमंतू खेती पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ वनारोपण कार्यक्रम जो फॉरेस्टिंग है वो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको, और जो ग्रीन मिज़ोरम कार्यक्रम है, काफ़ी जो लोकप्रिय इस क्षेत्र में रहा ग्रीन मिज़ोरम प्रोग्राम, उसकी सक्सेस के कारण यहाँ पर जो वनों का नुकसान हो रहा था उसमें बहुत कमी आई है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम जो नेशनल हमारा फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है, प्लांटेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत पिछले कुछ समय में इस राज्य में 4,700 हेक्टेयर वनों को लगाया गया है, जो यहाँ की ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं उद्योगों की। तो इस क्षेत्र में काफ़ी जो औद्योगिक विकास है धीमा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये क्षेत्र काफ़ी दुर्लभ क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ उद्योग लगा पाना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी और लुक एक्ट पॉलिसी, इन दोनों की वजह से म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो सीमा व्यापार खुला है और जो पूरा ईस्टर्न एशिया है उसके साथ जब इसकी कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हो रही है तो यहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ने के आसार बहुत तेज होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से अलगाववादी उपद्रव भी रहा है और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं का परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि राज्य में निवेश की जो उम्मीद है वो बढ़ती चली जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में जो लघु उद्योग है वो भी बढ़ेगा और जो संस्थागत उद्योग है वो भी बढ़ेगा। बांस यहाँ के लिए बहुत ही आधारभूत एक उद्योग हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो यहाँ के लोगों की जीवन स्तर को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करेगा। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास और क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में परिवहन एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सड़कें राज्य के भीतर, राज्य से बाहर और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार सामान ढोने का साधन है और इस राज्य के पास सड़कों की कुल लंबाई 6,349 किलोमीटर है जो इंडिया ईयरबुक में दी गई है। कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं और NH-54 नेशनल हाईवे 54 आइजॉल को सिलचर के जरिए बाकी देश से जोड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, ये कनेक्टिविटी है और वर्तमान समय में रेल असम सीमा के पास मिजोरम के बैराडी में एक ब्रॉड गेज रेल लिंक की स्थापना की गई है और जल्द ही ये क्षेत्र जो है रेल से भी जुड़ सकता है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो परिवहन कनेक्टिविटी है वो हवाई अड्डे हैं, जैसे लेंगपुई हवाई अड्डे तक कोलकाता, इम्फाल और गुवाहाटी से उड़ानें पहुँचती हैं। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दुर्लभ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पहुँचने में समय लगता है। दूसरा तरीका है जो आंतरिक हेलीकॉप्टर सेवा है, उसके माध्यम से ये जुड़ता है। आइए इस क्षेत्र के बारे में हम त्यौहार और यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को समझते हैं। मिज़ो के लोग जो हैं वो मूलतः किसान हैं और यहाँ पर त्यौहार भी जितने हैं, गतिविधियाँ जितनी हैं, वो भी झूम खेती से ही जुड़ी हुई हैं। त्योहारों के लिए मिज़ो में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग कुट कहते हैं, कुट। और मिज़ो के जो लोग हैं वहाँ के लिए 3 प्रमुख त्यौहार हैं, एक चपचार कुट, दूसरा मिम कुट और तीसरा थाल फवांग कुट। ये 3 कुट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, प्रचुर प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, बहुत ही खूबसूरत जलवायु क्षेत्र है यहाँ का। समुद्र तल से यानी सी लेवल से 3,715 फुट की ऊंचाई पर है और म्यांमार की सीमा के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ खूबसूरत जलप्रपात है, जिसमें एक बहुत ही विहंगम जलप्रपात यानी वाटरफॉल है जिसे तुरी हियाऊ कहते हैं, तुरी हियाऊ। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम ऐसी पर्वत चोटियाँ हैं जो माउंटेनियरिंग करने के लिए, पर्वतारोहियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो चोटियाँ हैं, उनके आकर्षण का केंद्र है। ऐसे ही एक है चोटी, रेग चोटी, जो आइजॉल से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भी एक प्रमुख जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो इसके उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, इसका जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन मिजोरम में एक न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है, तो इसका अगर हाई कोर्ट होगा वो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगा और इसमें एक खंडपीठ यहाँ पर स्थापित है। दोस्तों, इस तरह की ऑडियो श्रृंखलाओं की पूरी लाइब्रेरी हमारी ऐप ओजांग IAS एकेडमी एंड्रॉयड ऐप में उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य श्रृंखलाओं को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को चलते फिरते ईयरफोन लगाकर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इंडिया ईयरबुक भारत सरकार का प्रकाशन है और उसका हिस्सा बन के अपने एग्ज़ाम को आप बहुत एनरिच कर सकते हैं। अपने इस दोस्त को विदा दें, अगले ऑडियो श्रृंखला में मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।